नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर हैं प्राइम न्यूज पर। मैं हूं अमित सिंह। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों कई देशों पर टैरिफ लगाया। उस वक्त भारत पर ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था, लेकिन बुधवार को ट्रंप ने भारत पर लगाए टैरिफ को डबल कर दिया और इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है। हालांकि ट्रंप लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उन्हें परेशानी भारत और रूस के क्रूड डील से है। इसी के चलते अमेरिका ने इतना हैवी टैरिफ लगाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रंप ने भारत और रूस की इकोनॉमी को भी डेड कह दिया और विपक्ष भी इसी नैरेटिव का गाना गा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी के चलते दुनिया में मंदी आने का खतरा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और आर्थिक विशेषज्ञों ने इस पर चेतावनी भी दी है। अगर टैरिफ और आगे बढ़ा तो ग्लोबल इकोनॉमी की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के एक रिपोर्ट की माने तो अगर अमेरिका और बाकी देश टैरिफ वॉर में उलझते हैं तो वैश्विक विकास दर 2025 में 3.3% से घटकर 3% पर आ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक मंदी का असर सबसे ज्यादा अमेरिका और फिर चीन, भारत, कनाडा, इटली और आयरलैंड पर पड़ेगा। हालांकि भारत सरकार ने भी दो टूक कह दिया कि अमेरिका के दबाव में आकर भारत अपने हितों को नजरअंदाज नहीं करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हमारे लिए हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता रखता है। इसके लिए भारत को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम तैयार हैं। इससे पहले कि हम प्राइम एजेंडा की डिबेट की शुरुआत करें, उससे पहले सियासी बयानों की एक झड़ी लग चुकी है इस विषय पर, वो आपको सुनाते हैं, फिर डिबेट की शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना था कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। उद्योग खत्म हो जाए, उद्योगपति कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी रोजगार न मिले तो हमारा देश जा कहां रहा है। जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहे हैं। भारत एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार वाला देश बन चुका है और भारत का जो उत्पादन है वो अपने देश की आवश्यकताओं के अनुकूल बहुत तेजी के साथ में बढ़ा है। हम स्वदेशीकरण की तरफ बढ़े हैं, आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े हैं। हमारी कृषि व्यवस्था आज संतुलित अवस्था में पहुंच चुकी है और ऐसी दशा में जो कोई भी देश, हम तो सबसे अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ये देश समझता हो कि भारत अपने किसानों की बलि देकर, अपने डेयरी प्रोडक्ट की बलि देकर, अपने छोटे छोटे उद्योग धंधों की, लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योग धंधों की बलि देकर किसी देश को खुश करेगा तो वो जमाने अब लद गए। अमेरिका यदि कोई हमारे ऊपर टैरिफ इम्पोज कर रहा है तो देश के 140 करोड़ लोगों के ऊपर इम्पोज कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी के हाथ को मजबूत करना है, देश का हाथ मजबूत होना चाहिए, जिससे देश को पता, दुनिया को पता चलना चाहिए कि भारत, चाहे ऑपरेशन सिंदूर का मामला हो, चाहे अमेरिका के टैरिफ का मामला हो, भारत एक साथ है, एकजुट है। भारत पर जो ये आर्थिक बोझ ट्रंप ने लादा है, हम उसका विरोध करते हैं। इससे हमारा जो निर्यात होता था वो प्रभावित होगा, क्योंकि कंबोडिया, बांग्लादेश और अगल बगल के देशों पे उन्होंने कम टैरिफ रखा है। पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं, मोदी साहब, हम सब देश के हित में साथ खड़े हैं, पर आप विश्वगुरु बनने के चक्कर में जो कुछ करते हैं उसमें देश को कीमत चुकानी पड़ती है। 25% जो ऐड किया, जो ट्रंप ने कल बताया था, ये है क्योंकि हम रशिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस और ऑयल खरीद रहे हैं, लेकिन चाइना हमसे करीब डबल रशिया से खरीद रहे हैं और उनको 90 दिन दिया गया है, हमें सिर्फ 3 हफ्ते दिया गया है। ये सब मैं अगर सोचूं तो इसमें कुछ दूसरा इशारा है, दूसरा कोई संदेश मिल रहे हैं वॉशिंगटन से, जिसके बारे में हमारी सरकार को समझ के जवाब देना चाहिए। अगर ऐसे वो लोग करेंगे तो हम भी अमेरिकन एक्सपोर्ट्स पे 50% की टैरिफ हमारे तरफ से भी लगाना चाहिए। ये नहीं है कि कोई भी किसी और देश में बैठ के हमको ऐसे धमकी दे सके, ये तो बिल्कुल मानना तैयार नहीं है। और मेरे ख्याल में हर भारतवासी
कहेंगे कि इस विषय पे हम सब एक हैं। तो देखिए, टैरिफ वॉर को लेकर विपक्ष का अपना नैरेटिव है। शशि थरूर हरा की बीच की बात कर रहे हैं, वो बता भी रहे हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या स्ट्रैटेजी भारत की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक कह दिया कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना हमारी प्राथमिकता है, किसान हमारी प्राथमिकता है। एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ रहा है और इसका पॉलिटिकल इम्कान क्या होगा उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, और चीन और रशिया की क्या भूमिका रहने वाली है भारत के साथ अब आने वाले दिनों में, इस परिप्रेक्ष्य को लेकर स्वागत कीजिए। राघवेंद्र सिंह चौहान मेरे साथ है, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। चौहान साहब बहुत बहुत स्वागत है। तनु प्रवक्ता है कांग्रेस की, आपका भी तनु जी बहुत बहुत स्वागत है। विजय नारायण सिंह जी मेरे साथ स्टूडियो में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। इसके अलावा अश्विनी राणा मेरे साथ कुछ ही वक्त पे जुड़ने वाले हैं, ही इज ए इकोनॉमिस्ट। इसके अलावा रोहित सिंह जी मेरे साथ होंगे, ही इज ए फॉरेन एक्सपर्ट। सबसे पहला सवाल मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा तनु जी, टैरिफ ट्रंप लगाए, रशिया लगाए, ब्रिटेन लगाए, कोई भी लगाए, ये हिस्सा एक कारोबार का हिस्सा है। ट्रेड डेफिसिट, ट्रेड बेनिफिट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये हर मुल्क के साथ हम करते हैं, कहीं पे हम ज़्यादा करते हैं, कहीं पे हम कम करते हैं। लेकिन ट्रंप ने जो डबल टैरिफ लगाया है 25% पहले और 25% कल, अब ये कुल मिलाकर 50% हो गया है। दबाने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया भारत के जो कारोबारी रिश्ते हैं उससे ट्रंप को बहुत दिक्कत है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब कह दिया कि हमारे अपने लोगों की प्राथमिकता को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उसके बाद विपक्ष की क्या दिक्कत है, कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है? डेड इकोनॉमी राहुल गांधी कहते रहते हैं भारत को। तनु जी। कि सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। जी। देखिए, भाषण से ना तो किसानों का पेट भरता है और ना ही व्यापार चलता है, ना ही विदेश नीति तय होती है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात का जवाब देना था तो राहुल गांधी जी ने पहले ही आगाह किया था। उन्होंने बार बार सदन के अंदर बोला कि ट्रंप टैरिफ लगा देंगे, सीज़फायर, ट्रंप बार बार बयान दे रहे हैं, आप उस पर बोलिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सदन के अंदर भी एक बार भी, आप देखिए, नाम नहीं लिया ट्रंप जी का। क्यों? क्योंकि हाउडी मोदी करके आए थे, नमस्ते ट्रंप कर आए थे, फोटो खिंचवा करके आए थे अमेरिका से। देश वो तस्वीरें देख रहा था, पूरे सोशल मीडिया पर वायरल थी कि देखिए अब हमारी विदेश नीति मजबूत हो जाएगी, अब हमारा व्यापार अच्छा हो जाएगा। आज 50% टैरिफ लगाकर ये साफ कर दिया अमेरिका ने कि भारत, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बार बार अमेरिका जा रहे थे, भारत की बदनामी कर आए वहां पर, अपने आप को छोटा दिखा करके आए वहां पर। आज 50% टैरिफ पे आप वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाके विरोध क्यों नहीं दर्ज कर देते हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहिए, जो खड़े होकर के बयान दे रहे हैं उनको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाकर करना चाहिए। कांग्रेस कार्यकाल में कई बार हमने दर्ज किया और उन मामलों को सुलझाया है। तो सबसे बड़ा सवाल आज भारतीय जनता पार्टी पर है कि जो आपके मित्र थे वही इतना टैरिफ लगाएंगे तो देश में छोटे उद्योगपतियों को कितना नुकसान होगा। इससे हमारी इकोनॉमी, हमारी प्रोडक्शन, हमारे एक्सपोर्ट्स, हमारे यहाँ की नौकरियों पर असर पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जिम्मेदार है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी। तो सबसे बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि आपकी क्या तैयारियां हैं? उन्होंने तो टैरिफ लगा दिया, अब आप कैसे किसानों को बचाएंगे, कैसे उद्योगपतियों को बचाएंगे, कैसे नौकरियां बचाएंगे? क्योंकि जब कोई सामान यहाँ पर महंगा हो जाए, महंगा जब टैरिफ लग जाएगा तो अमेरिका में सामान महंगा जाएगा, अमेरिका के लोगों में इतनी डिमांड नहीं होगी, डिमांड नहीं होगी तो प्रोडक्शन कम तो नौकरियां नहीं तो फैक्ट्रियां नहीं। तो मोदी जी किस मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं? जब बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना टैरिफ लग जाएगा तो फिर किस मेक इन इंडिया की बात करते हैं? कहां से लाएंगे इतना पैसा? सब कुछ इंडिया में बनाएंगे, हमारे एनवायरमेंट का क्या होगा? सब कुछ देखना होता है। मोदी जी हवा में बातें करते हैं, भाषण से कुछ नहीं होता। विदेश नीति बनानी पड़ेगी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में विरोध दर्ज करना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, तनु जी जो आरोप लगा रही है उसका तो जवाब आप दीजिएगा, लेकिन हमारे पास अभी यूएन का रास्ता खुला है, WTO का रास्ता हमारे पास खुला है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे भी भारत मूव कर सकता है। लेकिन विपक्ष को बहुत जल्दी है जवाब की। तनु जी कह रही कि जवाब दीजिए। ट्रेड और टैरिफ का मामला इतना आसान तो होता नहीं कि संसद का सदन बुलाना है, विशेष अधिवेशन कर लीजिए, विशेष प्रतिनिधि बुला लीजिए, ये तो मामला है नहीं। स्पेशल सेशन की मांग कर लीजिए, ये तो महीनों चलने वाला मामला है। फरवरी से वैसे भी भारत अमेरिका के बीच बातचीत चल रही है। राघवेंद्र सिंह जी। वाकई बहुत जैसे राहुल गांधी जी बहुत गंभीर सुर में सुर मिलाते हैं ट्रंप डेड इकोनॉमी इंडिया की अपमान अपरिपक्वता से भरपूर्ण बातें करते हैं। परिपक्वता का नामो निशान नहीं है। चिर यौवन हमारे युवराज हैं, वो 60-70 साल तक युवराज बने रहे, लेकिन वो गद्दी नहीं छोड़ेंगे किसी
परिपक्व व्यक्ति को अपनी पदवी नहीं देंगे। वो केवल केवल हिंदुस्तान को डोमिनेट करने की राजनीति करते हैं, हिंदुस्तान को नीचा, भारतवर्ष को हमेशा नीचा दिखाने का काम विपक्ष ने जितना अब किया है आज तक के इतिहास में कभी नहीं। जी। ये काले पन्नों में काले अध्याय के रूप में लिखा जाएगा। जी। जो विपक्ष कर रहा है, जो खेमे में खड़ा होता है, जिस तरीके से बात करता है, जिस तरीके से कार्यकलाप है विपक्ष के नेता जैसे बोलते हैं, विपक्ष के नेताओं की जैसे बातें होती हैं, विपक्ष के जो काले कारनामे हैं, जनता उनको जान चुकी है, जनता मान चुकी है, इसीलिए उनको हाशिए पर कर दिया है। इसीलिए उनके प्रवक्ता हो चाहे वो खीज से परिपूर्ण है, वो खीज की बातें करते हैं, घिसियाट वाली बातें करते हैं और हमेशा देश को नीचा दिखाने का कार्य करते हैं। अभी आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा कि कांग्रेस के विपक्ष के नेता किस तरीके से उनका भाषण होता था और वो पाकिस्तान में छाता था। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हिंदुस्तान में बात करता है, उसको यहाँ साथ देने की बात करते हैं, बाद में पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हैं। ये विपक्ष के नेता हैं, ये अपने को विपक्ष के नेता की संज्ञा देते हैं। इन्होंने क्या नहीं किया और क्या नहीं करेंगे सत्ता पद लोलुपता में, ये सत्ता से चिपके रहने वाले लोग हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो साफ कह दिया कि हम अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आप कितना भी टैरिफ लगा लो, कुछ भी कर लो, हिंदुस्तान का बाल बाका नहीं कर पाओगे। हिंदुस्तान जिस गति से आगे बढ़ चुका है उससे दूनी गति से हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा और भारतवर्ष विश्व गुरु की बात कर रही थी हमारी अभी प्रवक्ता महोदया, विश्व गुरु बनकर रहेगा। वो विश्व गुरु बनाने वाला कौन है, विश्व गुरु किस तरीके से बनेगा, विश्व गुरु कैसे बनते हैं, ये सब पालने में पैर दिखाई पड़ने लगे हैं। दूर से सब दिखता है लेकिन उनके चश्मा लगा हुआ है युवराज के चिर यौवन का। तो उस चिर यौवन से आप देश की जनता का भला नहीं कर सकते, एक परिवार देश का भला नहीं कर सकता, एक परिवार पार्टी का भला नहीं कर सकता। एक परिवार कभी एक टाइम तक राज्य करता है, एक टाइम के बाद जनता उसको नकार देती है। वही कांग्रेस को नकारने का काम किया है, इसी वजह से इनकी खलखलाहट और बिलबिलाहट है। ये केवल हर मामले में मुद्दा तलाशने की जुगाड़ में बने रहते हैं। अब आप चुनाव आयोग पर बरसने लगते हैं। देखिए, आप जब कर्नाटक में जीत जाते हैं, आप जहां पर भी जीत जाते हैं वहां पर ठीक होता है, नहीं तो आप चुनाव आयोग पर बम फोड़ेंगे। आप किस तरीके की बात करते हैं? अरे यहाँ पर लोकतंत्र है, लोकशाही है, ऐसा नहीं है, जनतंत्र नहीं है, राजशाही नहीं है, ये भारतवर्ष है। हमारा भारत देश महान है और महान रहा है। ठीक है राघवेंद्र सिंह जी, चौहान साहब जैसी कितनी भी ताकतें, ठीक है चौहान साहब, हिंदुस्तान मैं आ रहा हूँ चौहान साहब, आपके पास आ रहा हूँ और अपना कार्य कर रहेगा। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं आ रहा हूँ, आपका पॉइंट मैंने ले लिया है। अब मेरे साथ दो और मेरे गेस्ट जुड़े हैं। रोहित शर्मा जी मेरे साथ हैं, इज अ फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट। रोहित जी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। इसके अलावा अश्वनी राणा सर जुड़े ही, जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अब अश्वनी सर, हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले 25% टैरिफ था, अब बढ़ाकर 50 हो गया है। रशिया भारत की डील को लेकर ट्रंप बहुत नाराज़ हैं। आपने कुछ दिन पहले डिबेट में आप आए और आपने ये भी समझाया कि अमित, ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपने मुझे ये भी बताया था कि अमेरिका की इकॉनमी भी बहुत नुकसान और सदमे में रहेगी, क्योंकि टैरिफ बढ़ने का मतलब है कि वहाँ पर चीज़ें महंगी हो जाएंगी, वहाँ के जो कारोबारी उनको दिक्कत होगी। लेकिन सर, यहाँ से अब एक नई स्टोरी फॉर्म हो रही है। अश्वनी सर, मैं चाहता हूँ कि आप आसान भाषा में आज भी समझाएं लोगों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बात कही कि हम अपने लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए कभी भी कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी को, किसानों को, हमारी इंडस्ट्री को नुकसान हो। विपक्ष जो पिक्चर दिखा रहा है कि अब तो सब कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, डेड इकोनॉमी है और पीएम मोदी दबाव में आ गए हैं, भारत की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा है। आप भी एक बतौर इकोनॉमिस्ट सर, आपको ये लगता है ये नैरेटिव बाई करने लायक है, या आपको लगता है कि स्थितियाँ इतनी ख़राब नहीं जितना कि विधवा विलाप हो रहा है? अश्वनी सर। नहीं, बिल्कुल भी खराब नहीं है। दो बातें हैं। एक तो हमारी अर्थव्यवस्था आज हमारा एक्सपोर्ट का 800
बिलियन डॉलर से ज्यादा है। ज्यादा का सर। हमारी जीडीपी कहाँ है, हमारा फॉरेन रिजर्व कहाँ है, और ये जो नैरेटिव जो सेट करना चाह रहे थे श्रीमान राहुल गांधी, उन्होंने 10 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट की थी शेयर्स में जी 83 लाख में जी। आज उसकी वैल्यू 9 करोड़ से ज्यादा है जी सर। तो डेड इकोनॉमी में किसी इन्वेस्टमेंट की इतनी एप्रिसिएशन हो सकती है क्या? ये एक मैंने उदाहरण दिया जी सर। और दूसरा क्या है कि भाई हम अपोजिशन है, ठीक है, अपोजिशन का काम है सरकार की नीतियों का विरोध करे, सब करे, लेकिन जब बात देश की आती है तो मुझे लगता है सबको पार्टी लाइन को छोड़कर एक स्वर में बात करनी चाहिए। जी सर। अब हम कहें कि प्रधानमंत्री किस समय क्या बोले ये हम डिसाइड करेंगे, ऐसा संभव नहीं है। प्रधानमंत्री ने आज जो कहा है वो बिल्कुल एक क्लियर मैसेज है और हमारी एक जो विदेश नीति है, कूटनीति है, उसके हिसाब से वो चल रहे हैं। राइट और सर। अगर यूएस हमसे सामान महंगा भी खरीदने के लिए तैयार होगा तो वेलकम, अगर नहीं खरीदेगा तो विश्व की मार्केट इतनी बड़ी है कि जहां पर हम माल बेच सकते हैं और उसके लिए सरकार जो है उन देशों से बात कर रही है, मतलब उस पर काम चालू है। अब जरूरी नहीं कि जो अभी ब्रिटेन से जो समझौता हुआ है वो 3 साल लगे वो समझौता होने में, राइट सर। अमेरिका से भी चल रहा है, लेकिन अमेरिका दबाव डालकर अपने टर्म्स पे काम करना चाहता है, वो संभव नहीं है आज के भारत में। तो उन्होंने आज साफ कह दिया, इसलिए समस्या यूएस की है और हम लोग अगर यूएस की हम यहां मिलाएंगे कोई भी हो तो वो उचित नहीं है। यूएस की इकोनॉमी, उसका डेट बहुत ज्यादा है और उसके अंदर इन्फ्लेशन, अभी देखिए आप ये जो सारा वो नौटंकी कर रहे हैं ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 27 तारीख तक का उन्होंने टाइम दिया, उससे पहले 24 को मीटिंग है, समझौता होगा, लेकिन समझौता दोनों की सहमति से होगा, एक की डिक्टेटरशिप से नहीं होगा। और अगर कहीं किसी हालत पर ऐसी स्थिति आती है तो हमारा अपनी जो अर्थव्यवस्था है बहुत बड़ी है, हम उसको कंजम्पशन की अर्थव्यवस्था है तो उसमें भी कंज्यूम हो सकता है, और बाकी इतना देश है विश्व में जहां पर कि हमारा अभी तक एक्सपोर्ट नहीं है, वहां पर होगा, तो इसलिए कोई समस्या नहीं है। मतलब कुल मिलाकर सर इतना डरने की जरूरत नहीं है ना, जितना हुआ क्रिएट किया जा रहा है एटमॉस्फेयर में। स्थिति आएगी सरकार उसके लिए तैयार है। फेयर इनफ सर, फेयर इनफ सर। इससे पहले कि मैं विजय सर के पास जाऊं, रोहित जी के पास जा रहा हूं सर। 2 सवाल मेरे हैं। पहला तो ये, क्या अब वक्त आ गया है कि हम एक कार्टेल फॉर्म कर लें कि हमें किससे ऑयल खरीदना है, हम एक कार्टेल फॉर्म कर लें कि हम सिर्फ डॉलर के डोमिनेंस में हम नहीं आएंगे। और दूसरा सवाल सर ये है, क्या अमेरिका की सख्ती और रूडनेस की वजह से रशिया और भारत के रिश्ते और बेहतर होते आप देख रहे हैं, और चाइना की भूमिका सर इसमें कैसे आप देखते हैं? रोहित सर। कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो कि आप शॉर्ट टर्म देखते हो। राइट सर। ये ट्रम्प चाचा जो है जब से आए हैं कुछ उल्टे काम कर रहे हैं। ये इंडिया पे टैरिफ लगा लो या लगा लो, कोई टेंशन थोड़ी। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस रिलीज भी देखो जरा। रशिया से तो यूरोप भी तेल खरीद रहा है, यूरोपियन यूनियन, और गैस खरीद रहा है, और खुद तुम यूरेनियम खरीद रहे हो यार। एग्जैक्टली सर। इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस रिलीज आई है, अभी तक तो हमने कोई खंड देखा नहीं ना उधर से, कोई डिनायल आ सर। अमेरिका खरीद रहा है सर, यूरेनियम के जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो ले रहा है अमेरिका, रशिया से ले रहा है ऑन रिकॉर्ड। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड ये भी कहीं है कि जो इंडिया पैसा देता है तेल का, उसी से हथियार खरीदे जाते हैं, बाकियों से चावल खरीदे जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी नहीं है सर। तो फैक्ट के ये तुम लोग भी तो फ्यूल कर रहे हो। दूसरी चीज, ये ट्रम्प चाचा जो है, ये नया शौक आया चाचा को कि अब इन्हें नोबेल पीस प्राइज चाहिए। अरे भाई पीस प्राइज तो ले लेना, पहले तुम अमेरिका को बर्बाद कर रहे हो। यू नो, अमेरिका चाइना से लड़ेगा, आज नहीं लड़ेगा, 10 साल बाद लड़ेगा, 20 साल बाद लड़ेगा जरूर। वॉर होगी सर। बिना इंडिया के ये वॉर होने नहीं। आप लड़ सकते हो तो लड़ लो, आप जापान के कंधे पे लड़ सकते हो तो लड़ लो, आप साउथ कोरिया फिलीपींस के कंधे पे चढ़ के लड़ सकते हो तो लड़ लेना। ये ट्रम्प चाचा की जो तो वो है ना, मतलब माफ कीजिए लेकिन ट्रम्प चाचा काम ही ऐसे कर रहे हैं कि उनको चाचा बोलना पड़ रहा है मजबूरी में। वो बोल के आए थे कि यूक्रेन वॉर खत्म कर दूंगा, खत्म कर दी चाचा ने, और ऊपर से हथियार बेच रहे हैं आज यूक्रेन को ही। मतलब ये एकदम ऐसा अनप्रेडिक्टेबल ट्रम्प जो आया सामने पिछली टेन्योर में, ही वाज वंडरफुल, ठीक है। और इस टेन्योर में
जाने क्या कर रहे हैं, जाने क्या बोल रहे हैं। जो इन्होंने प्रोमिसेस किए थे उससे बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं। ट्रम्प एम्पायर बढ़ाने में लगे हैं, कहीं कभी क्रिप्टो के लिए, कभी पाकिस्तान में तेल निकाल रहे हैं। और एक चीज, अरे पाकिस्तान में तुम तेल निकाल रहे हो, हम कब मना कर रहे हैं, निकालो तुम सारे तेल निकाल लो। लेकिन जब तुम डिक्लेयर कर रहे हो कि तेल मैं निकाल रहा हूं, वहां पे तेल स्टोरेज रखूंगा, तो इंडिया खरीदेगा बोलने की क्या जरूरत थी? किसी बोलते। अमेरिका ने बहुत सही रूल बनाया कि 2 से ज्यादा बार कोई प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। क्यों बना था पता है? कि नॉर्मली एक इनके प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट। हाँ। अब वो इतने बूढ़े हो गए थे कि अमेरिकन को लगता था कि जाएंगे कब। वो बदकिस्मती रही कि कुछ उनका टेन्योर भी कुछ ऐसा था कि वो बुढ़ापे तक चला। लेकिन कोई बुढ़ा ही इलेक्ट कर लो तो फिर क्या करोगे भाई तुम? अब तुमने ऐसा आदमी इलेक्ट कर लिया जो सोच ही नहीं पा रहा है। प्रॉब्लम यहाँ है, ट्रम्प जो है वो इंडिया के ऊपर टैरिफ तो लगा रहे हैं, ठीक है। आप साथ में क्या कर रहे हो? इंजन भी दे रहे हो इंडिया का, ठीक है। अभी 2 इंजन क्लियर किए, आज साथ में और इंजन भी दे रहे हो आप इंडिया को। इंडिया को प्रेडेटर ड्रोन भी दे रहे हो। तो आप ट्रम्प से एक बात समझ में नहीं आ रही है ट्रम्प को कि इंडिया पे टैरिफ लगा के बॉस, इंडिया अगर रशिया और चाइना के साथ थोड़ी भी बॉन्ड दिखाने लगा ना तो आपके आंसू टपक चलेंगे, क्योंकि आप इंडिया के बिना लड़ ही नहीं सकते। और वो चाइना जो कि हर तीसरे दिन सॉर्टीज भेज रहा है ताइवान के ऊपर, आपको तो बड़ा अच्छा है ना ताइवान, तो आप बिना इंडिया के उस एरिया में लड़ोगे कैसे? सिंगापुर के साथ अभी हमने नेवल एक्सरसाइज की, वहां क्या हमने सिंगापुर से नेवल एक्सरसाइज क्यों करनी थी? ट्रेड करते हैं, आप ही की मेहरबानी हुई ना कि हम वहां पर एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। साउथ चाइना सी में हम आपके साथ बैठे हैं, क्वाड में बैठे हैं। तो ये सब इंडिया से लड़के, इंडिया को एंटेगनाइज करके अगर आप अपनी पॉलिटिक्स आगे बढ़ा सकते हो तो ट्रम्प चाचा को मुबारकबाद। ठीक है, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट वाला मसला भी इंडिया के पूरे कंट्रोल में है, चाइना ये बात जानता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत सपोर्ट कर रहा है। मैं विजय सर के पास जाता हूँ, इज अ सीनियर जर्नलिस्ट। विजय सर, आपने सभी पक्षों की बात सुनी है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत वक्त से इंटरनेशनल बिजनेस को ट्रैक भी कर रहे हैं, भारत सरकार को भी ट्रैक कर रहे हैं, आपके हिसाब से ये जो टसल, ये जो लड़ाई चल रही है अमेरिका और भारत के बीच, आपको लगता है इसकी परिणति क्या सुखद होने वाली है? क्या समझौता होगा? ट्रम्प बैकफुट पर जाएंगे? विजय सर, समझौता तो होना है देर सवेर। अब देखना ये होगा कि क्या लेन देन होता है। मेरा ये कहना कि ट्रम्प पता नहीं किस मिजाज और किस सोच के और किस विचार के इंसान हैं। वो अपने देश के बारे में कह रहे हैं कि रूस से वो यूरेनियम और फर्टिलाइजर और केमिकल्स खरीदते हैं, उनको इसकी जानकारी नहीं है। तुम राष्ट्रपति हो, कह रहे हो कि तुम्हें जानकारी नहीं है। ये बात तो रोहित सर भी कह रहे हैं कि दिमाग चल गया है। अरे यार, इस्तीफा दे दो तुम क्या जरूरत है तुमको राष्ट्रपति बनने की? तुम एक देश के, अमेरिका जैसे मतलब एक विकसित राष्ट्र के राष्ट्रपति इतनी हल्की बात करते हुए शर्म भी नहीं आती। एग्जैक्टली। खैर, आते हैं व्यापार पर। पूरी, मैं तो कहूँगा कि ये भारत के लिए एक अवसर है। क्योंकि अवसर इसलिए है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी मैन पावर है। भारत इनका अगर संगठित तरीके से और सुनियोजित तरीके से उपयोग करे तो इसके रिजल्ट 6 महीने साल भर में हमको दिखने लगेंगे। राइट सर। वो इस तरह से कि दुनिया में जो टोटल व्यापार होता है, मेरा अनुमान है कि लगभग $24 ट्रिलियन का है। हमारा हिस्सा उसमें 1.4-1.5% आप कह सकते हैं, मुश्किल से 1.5% का। हम तो कहीं नहीं है, तो हमारा क्या नुकसान होना है? हाँ, हमारे लिए एक अवसर यह है कि 98.5% मार्केट आज भी हमें एक्सप्लोर करने के लिए उपलब्ध है। राइट सर। दुर्भाग्य हमारा ये रहा कि पिछले 75-77 सालों में आज़ादी के बाद जी हम लोगों ने इस दिशा में कभी कोई काम ही नहीं किया, आज भी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास जो स्किल्ड मैन पावर है वो भी मजाक बनकर रह गई है। हमारे जितने भी कारपोरेट सेक्टर हैं वो R&D में एक पैसा खर्च नहीं करते। वो चीन से सामान लाते हैं, अपना लेबल लगा के और इधर का उधर बेच देते हैं। तो आप कैसे लड़ेंगे? चीन ने इसकी अपनी तैयारी कर रखी है और आज टेक्नोलॉजी के मामले में वो कम से कम हमसे तो बहुत आगे है। इसलिए चीन तो उसका मुकाबला कर सकता है, लेकिन हमारे पास भी IITs, IIM और तमाम ऐसे संस्थान हैं जहां एक से एक प्रतिभाएं, यदि उनका हम सही उपयोग करें
और उनको एक सही दिशा में लगाएं तो निश्चित तौर पर हम इसका मुकाबला कर सकते हैं। भारत सरकार ने सही कदम उठाया है कि कृषि उत्पाद हो या दूध हो या मिल्क डेयरी कोई भी हम नहीं आने देंगे। क्यों आने दें? क्यों आने दें? हमारे पास जब एक्सेस अनाज है तो हम आपसे क्यों लें? दूसरी बात कि आप जो भेज रहे हैं वो सब मिलावटी है, जीएम है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स हैं। उसको अगर हम खरीदेंगे तो उसकी दोबारा से हम खेती नहीं कर सकते। हमारी ट्रेडिशनल खेती को खराब करेगा वो। भारत का किसान तो जो आज पैदा करता है अगले साल उसी बीज से फिर पैदा करता है। तो अच्छी बात है। मैं तो कहूँगा कि भारत सरकार को इस मामले में डटे रहना चाहिए। ठीक है तनु जी, आपने इकोनॉमिस्ट को भी सुन लिया, अश्विनी सर ने क्या कहा है, रोहित सर भी बता रहे हैं, इज अ फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट, और विजय जी भी बता रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ तनु जी कि कांग्रेस हर पॉजिटिव साइन को, हर पॉजिटिव साइड को नेगेटिव क्यों प्रस्तुत कर रही है? ऑपरेशन सिंदूर, पुलवामा के आतंकवादी मारे गए, ट्रेड टैरिफ को लेकर, भाई ट्रंप जो चाहे वो करें, लेकिन जब तक भारत उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, उनके दबाव में नहीं आता है, तब तक दुनिया कुछ भी कहते रहे। ट्रंप ने कहा कि डेड इकॉनमी, राहुल गांधी ने कह दिया डेड इकॉनमी है। अब अश्विनी सर कह रहे हैं एक म्यूचुअल फंड में आपने लगाए थे लाखों रुपए, वो करोड़ों हो गए। तो डेड इकॉनमी में पैसा बढ़ कैसे रहा है? माइनस में हो जाना चाहिए तनु जी। सिर्फ बीजेपी का विरोध करना है, इसलिए हर विषय पे विरोध करेंगे, ऐसा है क्या तनु जी? देखिए, जब भी सवाल पूछते हैं ये हमेशा कहते हैं कि दूसरे देशों को सपोर्ट करते हैं, दूसरे देशों ने ये कहा तो राहुल गांधी जी ने ये कह दिया। नहीं, राहुल गांधी जी ने जब भी कुछ भी कहा है देश के अंदर वो बाद में बात सत्य हुई है। मैं आपको बता देती हूँ, अगर मान लीजिए अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगाता है तो हम दूसरे विकल्प क्यों ढूंढेंगे? दूसरे विकल्प ढूंढेंगे, लेकिन 50% अगर वो हम पे टैरिफ लगाता है तो उसका जवाब हम 50% टैरिफ लगा के क्यों नहीं दे सकते? हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में विरोध क्यों नहीं दर्ज कर सकते? हम उनको ये क्यों नहीं बता सकते वैश्विक पटल पर भारत की जो इमेज है वो कहाँ जाएगी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ा समय तो दीजिए, अभी तो कल की बात है, आज ही तो लगा है। कितना चाहिए? उनके दोस्त थे, जब दोस्त ऐसा कर सकते हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विदेश नीति फेल है उनकी। तो फिर बिल्कुल राहुल गांधी जी का सवाल सही है। और आप ये देखिए, भाजपा प्रवक्ता की बातों का मैं पहले जवाब दे दूं। ये बार बार कह रहे सिंदूर पे ये बोल दिया, उस पे ये बोल दिया। इनसे पूछिए सोफिया जनरल कुरैशी पर बयान किसने दिया था? किसने बयान दिया था उनके ऊपर? एक महिला के ऊपर, देश के लिए जो लड़कर आई थी उस पर किसने बयान दे दिया था? चुनाव आयोग की बार बार ये लोग बात करते हैं, चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं। चुनाव आयोग पर आज राहुल गांधी जी ने पूरे वीडियोस के साथ, पूरे प्रूफ्स के साथ टीवी चैनल्स पर दिखाया, जाके देखिएगा और फिर बताइएगा। विश्व गुरु की ये लोग बात करते हैं, कैसे विश्व गुरु बनेंगे? जब वैश्विक पटल पर हम उस बात का जवाब नहीं देंगे और दूसरे रास्ते ढूंढने लगेंगे तो क्या इमेज जाएगी भारत की? वो भी तो देखना पड़ेगा ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी देखना पड़ेगा। तो कैसे विश्व गुरु बनेगा भारत? इसका भी जवाब देते जाएंगे। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इसका जवाब, टैरिफ का जवाब जो किसानों को ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं और मेरे को अगर पर्सनल भी भुगतना पड़े तो मैं भुगतूंगा, भारी कीमत चुकाऊंगा, तो मोदी जी चुकाएंगे कि व्यापारी चुकाएंगे, किसान चुकाएंगे? तो मोदी जी के लिए इसके पास क्या, मोदी जी के पास क्या प्लान है इन सब चीजों के लिए? क्या किसानों से कोई बातचीत की? क्या कोई स्पष्ट उनको प्लान बताया? क्या कोई योजना लाया उनके लिए? या टैरिफ के असर से कैसे बचाएंगे? कुछ बताया? हवा में बातें कर देने से, भाषण दे देने से नहीं होता है। मोदी जी को एक स्पष्ट योजना बतानी पड़ेगी कि कैसे बचाएंगे। आज आप टैरिफ अगर लग जाता है तो इसके असर से भारत को कैसे बचाएंगे? क्या नीति है आपकी और क्यों इतना समय लगेगा आपको? आप विरोध दर्ज कर दीजिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन नहीं, वो मोदी जी नहीं करेंगे। मोदी जी ट्रंप पर एक शब्द नहीं बोलेंगे, सदन में नहीं बोलेंगे, बार बार बोलने पे नहीं बोलेंगे, सीज फायर पर इतने बार बयान दे देंगे तब भी नहीं बोलेंगे। तो मोदी जी मौन है क्योंकि विश्व गुरु और 56 इंच की छाती सिकुड़ चुकी है नरेंद्र मोदी जी की। 24 घंटे कोई काम नहीं करते मोदी जी, बस 24 घंटे में जब भी कैमरा मोदी जी के पास आता है लाखों के सूट में वो बैठ जाते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए कि आज उनके जो दोस्त थे उन्होंने इतने टैरिफ लगा दिया, इस पर आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? इस पर क्यों आपने एक्शन नहीं लिया? क्यों सीधा जवाब नहीं दिया? सीधा ट्रंप जी को जवाब दे देते, नहीं, लेकिन उन्होंने तो किसानों को कहा मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो ये गुमराह करने की नीति है। किसानों पर एमएसपी पर जब बात आती है तो मोदी जी कुछ नहीं बोलते, कीले गाड़ देते हैं, सिक्योरिटी लगा देते हैं जब किसान विरोध प्रदर्शन करते हैं। तो इस देश में प्रदर्शन करने वाले, इस देश में सवाल पूछने वाले, और ये बार बार कहते हैं परिवार देश नहीं चला सकता, परिवार ही देश चलाते हैं, परिवार ही घर चलाते हैं। आपको ये बात पता होनी चाहिए। और जिनके परिवार नहीं आप उनसे पूछिए, और जिनके हैं उन्होंने तो अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया। तो ये सबसे बड़ा सवाल इनसे है, परिवार ही देश चला सकता है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। राघवेंद्र जी आप जवाब दीजिए, फिर मैं अश्विनी सर के पास जाऊंगा, समझूंगा कि जो कांग्रेस की चिंता है वो कितनी फीजिबल है। राघवेंद्र सिंह चौहान जवाब दीजिए। सुन भी लिया, सभी लोगों को सुना आपने जी, और कांग्रेस की प्रवक्ता महोदय से चिंता है देश की राहुल गांधी को और कांग्रेस। देखिए रही बात ये लोग जो चिल्ला रहे हैं
तो ऐसा नहीं है अमेरिका के सिरफिरे राष्ट्रपति सभी पर जैसे नहीं एक आक्रोश सा है या एक फ्रस्ट्रेशन सा है। अभी हमारे पत्रकार बंधु और कुछ आपने विशेषज्ञ बुलाए हैं मेहताब, उन्होंने भी कहा उससे फ्रस्ट्रेशन सा निकालना है। और रही बात ये कि हमने साफ रूप से कह दिया है, स्पष्ट रूप से कह कि हम इस तरीके का जो हमारे देश के हित में कार्य होगा वही करेंगे। हम देश के हित के लिए ही बने हैं और देश के हित के लिए ही कार्य करेंगे। कोई किसानों का हो या हमारे देश का हो या हमारे व्यापारियों का हो, हम नुकसान नहीं। अभी आपने कहा कि थोड़ा समय तो आपको देना चाहिए, आज ही हुआ, आज ही हम बरस पड़े। अरे भाई, इनके पास मुद्दा विहीन लोग हैं, इनके पास मुद्दा है ही नहीं कुछ, तो इस वजह से ये बरस पड़ते हैं बहुत जल्दी में, और जल्दी में बरसने के बाद खुद मुंह खा जाते हैं, और इसके बाद ये उसका जवाब खुद ही नहीं दे पाते। आप देखिए हमारे रूस से संबंध अच्छे हैं, यही इसका मूल कारण है। और आप देखिए इससे भारतवर्ष और मजबूत होता जा रहा है, और भारतवर्ष और मजबूत होकर उभरेगा। और निश्चित रूप से इसमें जो हमारे ऊपर ये आपदा थोपने की कोशिश कर रहे हैं, ये खुद आपदा में फंसेंगे, क्योंकि हमारे मोदी जी बहुत दूरदेशी हैं, दूरदृष्टि रखते हैं, दूर की बात सोचते हैं। अभी हमारी मोहतरमा कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने कहा कि वो लाखों के सोफा पे बैठते हैं, लाखों के। अरे अरविंद केजरीवाल जो उसके प्रति भी तो कुछ बोलिए, वो भी तो यही करता था दिल्ली में, और इसके बाद क्या हासिल हुआ? अगर इस तरीके का जो भी कार्य करेगा और प्रधानमंत्री अपने ऑफिस में बैठकर बोलता है, विदेश यात्रा करता है, विदेश पर जाकर विदेश नीतियों पर चर्चा करता है, न जाने कौन कौन से देश हैं जहां पर प्रधानमंत्री जी गए, जहां हमारे प्रधानमंत्री ने कभी दर्शन नहीं किए थे, बहुत दसियों साल तक वहां भारत का प्रधानमंत्री नहीं पहुंचा था, वहां पर उनको हाथों हाथ किया जाता है, ऐसे ही नहीं किया जाता है। लेकिन एक में जब हमको अपने प्रधानमंत्री की, अपने देश की बुराई करना है, अपने चुनाव आयोग की बुराई करना है, अपने देश के नागरिकों की बुराई करना है, हमने ये ठान लिया है, हमने ये मान लिया है। अरे भाई, यही तो वो कांग्रेस है जो नारा लगाती थी, जात पर ना पात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। अब आपको क्या हो गया? एकदम आप जात की बात करने लगे, और एकदम आपको पिछड़ा प्रेम, एकदम अल्पसंख्यक प्रेम एक साथ उमड़ आया। कारण ये ध्यान तब आया आपको जब देर हो चुकी थी। राहुल गांधी जी, अभी भी समय है, अभी भी चेतिए। और सोनिया जी को मैं सलाह देना चाहूंगा कि पुत्र मोह में इतना पागल मत बनिए। अभी मोहतरमा परिवारवाद की बात कर रही थी, भाई देखिए परिवारवाद ठीक है, मैं भी मानता हूं। परिवार का कोई व्यक्ति तो ऐसा हो जो एडजस्ट हो, उसको बार बार स्थापित करने की कोशिश होती है, और आपका नेता स्थापित ही नहीं हो पाता। वो ट्विटर से चलता है, वो सैम पित्रोदा से चलता है, विदेश से उनके भाषण लिख कर आते हैं, विदेश के विदेशियों के भाषण तो वह बोलते हैं और विदेशियों की सलाह पर चलते हैं। देश नहीं चलेगा। देश हिंदुस्तान के मजबूत प्रधानमंत्री की गिरफ्त में है। देश को सेना से लगाकर, कारपोरेट सेक्टर से लगाकर सब जगह मजबूती मिली है। हमारे सेनाओं की दशा आपने देखी थी, क्या थी, किस दुर्दशा से वो गुजरते थे, क्या उनकी हालत थी। हमारे यहाँ सैन्य उपकरण नहीं थे। सारी व्यवस्थाएं किसने की? सारी व्यवस्थाएं कहां से हुई? सब देश की जनता के चुने हुए नुमाइंदे ने की, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है। ठीक है राघवेंद्र जी, मैं अश्विनी सर के पास जा रहा हूँ। ठीक है, मैं अश्विनी सर के पास जा रहा हूँ। अश्विनी सर, कांग्रेस का जो आरोप है, जो तनु प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की, वो आरोप लगा रही हैं कि हम WTO में नहीं गए, हम UN में नहीं गए, और हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने अपील क्यों नहीं की। क्या सच में बहुत देर हो गई है, या अभी वक्त है? आपको लगता है बातचीत की प्रक्रिया चल रही है और इस दौरान बहुत वक्त मिलेगा कि भारत अपना पक्ष रखे WTO में जाके, IMF में जाकर? अश्विनी सर, लास्ट रिजॉर्ट है, अभी बात चल रही है। अभी 24 को US की टीम यहाँ पर आने वाली है बातचीत के लिए। 27 तारीख की बात है। इतनी ज्यादा घबराहट क्यों है?
पूरे विश्व के जो देश हैं वो भारत के ऊपर आज भरोसा जताए हैं। अभी ब्राजील के जो राष्ट्रपति ने ये कह दिया कि मैं ट्रम्प से बात नहीं करूंगा, लूला डी सिल्वा ने कहा है मोदी से बात करूंगा Yes. और हम जो है इनको जो है रास्ता दिखाएंगे। प्रधानमंत्री चीन जा रहे हैं बात करने के लिए। आज ये मैसेज आ गया कि पुतिन भी भारत आ रहे हैं। यानी बड़ी बड़ी ताकतें जो है वो भारत के साथ खड़ी हैं और हम घबरा रहे हैं कि हम WTO में जाएंगे, हम वहां जाएंगे। अरे भाई पहले एक बार समझौता टूटने दो कि वो उन्होंने कहा है, वो तो उन्होंने चीन को भी 150% के लिए कहा था, बाकी देशों को भी कहा था, लेकिन समझौता अगर नहीं होता तो हम समझ सकते हैं कि हमारे पास एक अल्टरनेटिव है। अभी तो समझौता हुआ नहीं और समझौता टूटा नहीं, तो फिर हम कहां पर दूसरी जगह जाकर जो बात कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। ट्रम्प की भोखलाहट सिर्फ यही नहीं है, उसके ऊपर अपनी जो लॉबी है उनके यहाँ पर अलग अलग लॉबी, जो बिजनेस लॉबीज हैं सर, लॉबी हो या बाकी लॉबी हो, उसका भी दबाव है कि आप जो है अपना यहाँ पर कुछ कीजिए। दूसरा, ट्रम्प की चिंता ये है कि जो भारत बाकी देशों के साथ 1-to-1 समझौता कर रहा है और वो भी लोकल करेंसी में समझौता होगा, व्यापार होगा। रशिया के साथ जो व्यापार हो रहा है वो रुपये में हो रहा है, तो डॉलर का वर्सेस खत्म हो रहा है, डोमिनेंस, तो उसको डॉलर की भी चिंता है। तो खतरा तो यूएस को है भाई। हमारे लिए तो जैसे विजय जी कह रहे थे कि 98% बाजार हमारे लिए खुला हुआ है और हमने कोई सरेंडर नहीं किया है। हम जो है पाकिस्तान नहीं है कि उसकी हाँ में हाँ मिला के उसकी जूती के नीचे जाके बैठ जाएंगे। तो ये भारत है, दूसरे देश इस पे विश्वास कर रहे हैं। कम से कम अपोजिशन को बोलते हुए थोड़ा सा संयम रखना चाहिए। ठीक है, मैं रोहित सर के पास जा रहा हूँ। रोहित सर, 2-3 बड़े सिनेरियोज आप भी देख रहे होंगे, आई एम वेरी श्योर, मैं भी ट्रैक कर रहा हूँ कि पीएम मोदी गलवान के मसले के बाद SCO समिट में पहली बार चाइना जा रहे हैं। बहुत लंबा वक्त हो गया है। अब रशिया से हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, हम लोग आर्म एम्युनिशन डील पर बहुत डिस्कशन हमने पहले भी किया रोहित सर। ये एक टर्निंग पॉइंट है अमेरिका भारत के रिश्तों को लेकर सर, या ट्रम्प डरे हुए हैं और एक डरा हुआ आदमी ज़्यादा धमकाता है, एक डरा हुआ आदमी ज़्यादा शीशी बगाड़ता है? क्योंकि रशिया के साथ हमारे रिश्ते बेहतर है, लेकिन बहुत उम्मीद है कि SCO में जाने के बाद पीएम मोदी वहाँ से भी कुछ ना कुछ लेकर ही आए। हालांकि चाइना ट्रेड में हमसे बहुत ऊपर है और हमारा ट्रेड डेफिसिट बाकी देशों के मुकाबले, चाइना के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। चाइना मुझे लगता है कि ओवर एक्सपोर्ट में है कई मुल्कों के साथ। तो सर क्या ये एक टाइम आ गया है कि रशिया चाइना थोड़ा सा कुछ बेहतर होने वाला है? आपको लग रहा है ये ट्रायंगल थोड़ा सा काम करेगा? क्योंकि ब्रिक्स से वो डरते हैं, वो G20 से डरते हैं ट्रम्प। एक्चुअली क्या है कि ये एक गेम ये है कि इंडिया ने बहुत पहले बता दिया था कि हम किसी पावर के साइड नहीं है, हम खुद एक पावर, मतलब हम एक पिलर में। अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड के लिए अमेरिका तैयार नहीं था, और ट्रम्प जैसा आदमी जो कि ये सोचता हो कि अरे यार मैं हूं तो दुनिया में मरना नहीं है। हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने एक थोड़े दिन पहले बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि यूरोप की जो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया की प्रॉब्लम, लेकिन पूरी दुनिया की जो प्रॉब्लम है वो यूरोप की प्रॉब्लम नहीं है। जयशंकर सर ने कहा था ये बात। से बाहर आना पड़ेगा, इस माइंडसेट से बाहर आना पड़ेगा। अब वो माइंडसेट से बाहर आने में यूरोप और अमेरिका को लग रहा है टाइम। अब ये सोचने की बात कि आपका जो दुश्मन है वो हम दुश्मन माने, बिल्कुल मान लेंगे भाई साहब, बिल्कुल। अगर आपका दुश्मन रशिया है तो उसको दुश्मन मान लेंगे, आपका दुश्मन चाइना है तो हम दुश्मन मान लेंगे। आप भी तो हमारे दुश्मन को दुश्मन मानेंगे ना। आप तो वहां पे तेल के भंडार लगा रहे हो, आप तो वहां बिटकॉइन लगा रहे हो। हम आपके दुश्मन को अपना दुश्मन क्यों माने? हम एक साइड है, आपके पीछे नहीं लगे हैं। हमें पसंद आएगा फाइन, नहीं पसंद आएगा नहीं। ये एक इंडिया का जो स्टैंड है, ये ट्रम्प के लिए प्रॉब्लम है, पहले बाइडेन के लिए भी था। और ये कहीं ना कहीं प्रेशर डालने की टैक्टिक्स है। आपने तेल डिस्कवर किया या आपने बताया कि हम तेल के लिए स्टोरेज बनाएंगे, वहां रिफाइनिंग करेंगे, बहुत सारी कहानी बनेंगे, और लास्ट लाइन लिखी कि वो पाकिस्तान इंडिया को तेल एक्सपोर्ट करेगा फ्यूचर में। अबे इंडिया का नाम लिखना जरूरी था? इसीलिए ये गेम जो कर रहे हैं ट्रम्प चाचा, उनको लग रहा है कि नहीं ये बोलने से ना इंडिया डर जाएगा। अरे यार तुम्हारे पापा बैठे थे ना पहले, उनसे नहीं डरे थे हम। तुम लोगों ने अपनी 7th फ्लीट भेजी थी तब नहीं डरे थे हम। तुम तो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे 71 वॉर में, तो तुमने क्या कर लिया था? आज की डेट में तो तुम कर ही नहीं सकते। और दूसरी चीज, कर लो ना, आपसे जो किया जाता हो कर ले। ये बात याद रखना कि जितना आप इंडिया के खिलाफ जाओगे, जितना इंडिया को परेशान करोगे, उसमें सिर्फ एक चीज हो
कि आपकी वॉर जो होने वाली है एक दिन तो होगी, अमेरिका चाइना वॉर, इसको कोई नहीं रोक सकता, मुझसे लिखवा के रख लीजिए। और जितना जल्दी ये वॉर होगी उतना अमेरिका के फेवर में होगी, जितना लेट होगी उतना चाइना के फेवर में चलती जाएगी। आज से 20 साल पहले चाइना से वॉर हुई होती ना, तो प्योर सीधा सीधा वन साइडेड वॉर थी अमेरिका के साथ। आज वो नहीं है। और जिस दिन आप ये करोगे उस दिन जितना आप इंडिया को परेशान कर रहे हो उतना उसमें चाइना को टाइम दे रहे हो कि वो अपने आप को डेवलप करता जाए। तो ये अमेरिका के लिए ही नुकसान भी है। दूसरी चीज कि इंडियन इकोनॉमी जो है, हम लोग आप ये समझिए कि इंडियन इकोनॉमी इंटरनल डिमांड वाली इकोनॉमी, चाइना की तरह एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है। तो हमारी जो इंटरनल डिमांड वाली इकोनॉमी है उसमें हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसर, हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट टी कंज्यूमर भी, इसलिए हमारे एक्सपोर्ट्स जो है टी के वो बहुत कम है। हम चाय पीते बहुत है, हम पैदा भी करते हैं पीते भी, तो हम अपना इंटरनल कंजम्पशन वाली इकोनॉमी, आपको मेरे पे सैंक्शंस लगा करके ये मत सोचो यार $130 बिलियन के ना एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट अमेरिका से ट्रेड तकरीबन, तो ये $130 बिलियन का ट्रेड है। कुछ साल रुक जो हम अफ्रीका से इतना ही ट्रेड निकाल के दिखा देंगे आपको। ग्लोबल साउथ चल रहा है ना हमारा, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा इसका मुझे नहीं लगता है। और हमारा मेजर जो एक्सपोर्ट है फार्मास्यूटिकल्स हुए, ड्रग्स हुई या दूसरी जो चीजें हैं जिसकी जरूरत है, जिन पे आप तक टैक्स पड़ा नहीं है, वो तो इंटैक्ट है। बाकी कुछ और चीजें टेक्सटाइल्स वगैरह पे पड़ेगा, नो डाउट अबाउट इट। जो आपने 50% मारा है टैरिफ वो पड़ेगा, फाइन, लेकिन उसका होगा क्या मुझे ये नहीं समझ में आता। तो दैट्स द थिंग, जस्ट वेट एंड वॉच, इसमें बहुत कुछ होना है। और ट्रम्प जो है ये अपने 3.5 साल में जितना अमेरिका को बर्बाद कर सकते हैं कर लेंगे, उसके बाद एक और नया आएगा। ये इंडिया की अमेरिका को जरूरत नहीं रह जाएगी, तो ऐसा सोचना भी बेवकूफी है, क्योंकि इंडिया अब थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी जल्दी बन जाएगा, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी को आप इग्नोर करके तो नहीं चल पाओ। एग्जैक्टली रोहित सर, ठीक है। विजय सर, जैसे कि रोहित सर भी बता रहे हैं, ट्रम्प का मुझे लगता है कि ट्रम्प को इस बात का अंदाज़ा विजय सर हो गया है कि उनका आखिरी टेन्योर है, उसके बाद अब कुछ होने वाला नहीं। लेकिन सर एक जिसको हम बोलते हैं कि डुअल फेस अमेरिका का, आपको पता है पाकिस्तान में आतंकवाद है, जो भी पैसा पाकिस्तान कमाएगा वो आतंकवाद में खर्च करेगा, भारत के खिलाफ उसका इस्तेमाल करेगा। फिर भी वहाँ पर आप रिफाइनरी लगा रहे हैं, आप सेना प्रमुख के बेटे को बिजनेस में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वहाँ की इकोनॉमी को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ चाइना को रिझाने के लिए। और आपको पता है, आप ये चाहते हैं कि जो अमेरिका का दुश्मन है भारत का दुश्मन बन जाए, लेकिन जो हमारा दुश्मन है उससे आप दोस्ती गाड़ने में लगे हुए हैं। तो ये सब जो नैरेटिव करके ट्रम्प बहुत फंस गया, खुद ही अपने खुद के जाल में फंस गए। उधर यूक्रेन वाला मसला उलझा दिया, उधर इजराइल वाला मसला उलझा दिया। तो कहीं ना कहीं ट्रम्प खुद इतना ज़्यादा फंस गया है ये इंसान कि इसको पता है कि हमारी इकोनॉमी भी जा रही है, हम भी जा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। ट्रम्प बेसिकली व्यापारी आदमी है, कूटनीतिक समझ उनके पास है नहीं। अगर कूटनीतिक समझ होती तो इस तरह की बातें वो नहीं करते। एक सभ्य और एक गंभीर व्यक्ति की तरह वो बात करते। हमारे सेना ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया है कि पाकिस्तान को तो आप 1954 से हथियार दे रहे हैं, क्या कर लिया आपने? हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, बल्कि आपके हथियारों को हमने जो है मार गिराए सर। तब भी आपको शर्म नहीं आ रही है। तो ट्रम्प का जो भी विचार है वो चीन तो उनके निशाने पर है ही अभी, लेकिन भारत के साथ जिस तरह का उनका व्यवहार है, ये लगता है कि वो भारत से नहीं किसी व्यक्ति से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निभा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से दुश्मनी निकाल रहे हैं या भारत से निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी हरकतें देखकर ये लगता है कि भारत से नहीं, वो मोदी जी से ज़्यादा परेशान है। दूसरी बात कि पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारत के रक्षा उद्योग की ताकत देखी। ट्रम्प इसलिए चिंतित हैं कि भारत ने इतनी सफाई से और इतने शानदार तरीके से पाकिस्तान को जवाब कैसे दिया। तो उनको ये इस बात का डर है। और डर की बात मैं आपको बताता हूँ कि अमेरिकन से ज़्यादा पूरी दुनिया में कोई डरपोक नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर कोई डरपोक कौम है तो वो अमेरिकन है। और भारत थोड़े दिन और ऐसे ही टिका रहे, आप देखिएगा यही ट्रम्प पीछे अपने कदम खींचेंगे और भारत के साथ समझौता करेंगे। दूसरी ओर अभी मैं बाकी सारे लोगों को सुन रहा था, राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं, पक्ष विपक्ष के जो चर्चाएं हैं वो वैचारिक न होकर मैं देख रहा हूं कि वो व्यक्तिगत स्तर पर निजी स्तर पर पहुंच जा रही हैं। ये निरर्थक बहस है।
ऐसे समय में हमारे पूरे राजनीतिक विमर्श को बहुत सार्थक बहस करनी चाहिए। एग्जैक्टली। सरकार को हमारे समाज के तमाम हिस्सों से कुछ सार्थक सुझाव जाने चाहिए। हमारे कॉरपोरेट सेक्टर को प्रधानमंत्री जी से मिलके, भारत सरकार से मिलके यह कहना चाहिए कि हमारा कॉरपोरेट टैक्स भले न कम कीजिए, लेकिन R&D के लिए हमारी मदद कीजिए कि हम अपना कुछ शोध और कुछ नई टेक्नोलॉजी विकसित कर सकें, उसमें आप हमारी सरकार की तरफ से मदद कीजिए। तब तो बात समझ में आती है कि हम ट्रंप क्या पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं। लेकिन जब हम व्यक्तिगत राजनीति में उलझेंगे तो हम कोई सार्थक दिशा नहीं खोज पाएंगे। ठीक है, आप अश्विनी सर के पास मैं जा रहा हूँ। अश्विनी सर, मैंने जैसे शो का अपना थीम दिया है कि ट्रेड टैरिफ या दोस्ती, तो आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री मोदी क्या चुनने वाले हैं, ट्रेड टैरिफ या दोस्ती? भारत जो है वो किसी से दुश्मनी लेने के तैयार नहीं है, मतलब वैसा कैरेक्टर नहीं हमारा। हाँ, हमारा कैरेक्टर वैसा उसको हम जो है हम उसको अच्छा जवाब दे सकते हैं। टैरिफ जो है वो एक दबाव की राजनीति है, लेकिन वही जैसे विजय जी भी कह रहे थे, रोहित जी भी कह रहे थे कि समझौता तो ट्रंप करेंगे, वो दबाव की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, संबंध एक अपनी जगह है, लेकिन जब बात देश की आती है तो देश पहले होता है। अपने समझौते, अपने जो संबंध है उसको हम पीछे रख सकते हैं। दोस्ती निभे ना निभे, देश रहना चाहिए और देश का सर्वाइवल और उसके हित जो है वो सुरक्षित रहने चाहिए। ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता मेरे साथ तनु जी, मुझे लग रहा है कि ये डिबेट शायद राहुल गांधी को देखनी चाहिए। अगर आपको मौका मिले तो आप ज़रूर इस डिबेट को बढ़ाएं, क्योंकि देखिए कांग्रेस के अलावा किसी को नहीं लगता कि ये कोई मुश्किल वक्त है हमारे लिए। इकोनॉमिस्ट हैं बहुत बड़े देश के मशहूर, वो भी कह रहे हैं कि अमित कोई बहुत जल्दबाजी नहीं है, बहुत वक्त है अपील करने के लिए भी, बहुत वक्त है जवाब देने के लिए भी। रोहित जी हैं जो इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं, वो भी कह रहे हैं कि अमेरिका हमारे ऊपर चढ़ाई नहीं कर सकता, इस स्थिति में वो नहीं है। लेकिन कांग्रेस को हमेशा ये क्यों लगता है कि भारत की जो विदेश नीति वो कमज़ोर है? क्योंकि हमेशा सदन में इस मसले पर चर्चा हुई। राहुल गांधी ने बयान में कहा कि हमारी विदेश नीति बहुत वीक हो गई है, हम सेना का मोराल हमने डाउन कर दिया है, ट्रेड एंड टैरिफ पे भारत अमेरिका के दबाव में आ गया है। ये बातें कांग्रेस अगर कह रही है तो कोई सबूत भी तो होना चाहिए, कुछ प्रूफ भी तो करिए इसको, कि सिर्फ कहने के लिए, संसद में बोलने के लिए, बात करने के लिए फिक्र है, लेकिन असली है कि नकली, इसे लेकर संशय बहुत बना रहता है। तनु जी, बार बार ट्रंप सीज फायर पे बोल देते हैं, तो इस पे जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं वो साबित हो जाता है कि मोदी जी जो हैं वो अगर जवाब नहीं दे रहे, एक बार भी, इतनी बार ट्रंप कह चुके हैं सीज फायर हमने करवाया, तो हमारी सेना को मजबूत करने की जगह आप कमजोर कर रहे हैं। सेना तो तैयार है, हमारी सेना तो मजबूत है, वो तो लड़ना चाहती है, आप भेजिए। तो आपको सीज फायर करके बैठ जाते हैं। अगर उन्होंने आपको सीज फायर के लिए ऑफर किया तो आपने क्यों माना? वो हमारे लोगों को आके मार जाता है, हमारी बहनें बेटियां बिलखती रहती हैं, उस पर आप सीज फायर कर लेते हैं। तो क्या विदेश नीति है आपकी? विदेश नीति क्या है आपकी? आज टैरिफ लगा दिया गया, विकल्प ढूंढने में लगे हुए हैं। पहले से क्यों आपके पास इसके लिए दूसरा विकल्प नहीं था? क्यों आपकी विदेश नीति फेल है? इस पर क्यों तैयारी नहीं थी? तो समय क्यों चाहिए आपको? आपको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, और नहीं ले सकते तो कम से कम विरोध तो दर्ज कीजिए, अपना कुछ तो बोलिए। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को सांत्वना दे रहे हैं। किसानों को पता है कि ये एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विश्व गुरु तो नहीं बना सकते, लेकिन किसानों को बिल्कुल, मतलब आप ये मान लीजिए किसानों की आत्महत्या हो, किसानों को नीचा दिखाना हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे हरियाणा के अंदर किसानों को आने से रोका था, दिल्ली आने से रोका था, ये भी हमने देखा है। तो मोदी जी इस पर कितनी चिंता व्यक्त करते हैं कि हमें अच्छे से पता है। और नरेंद्र मोदी जी की विदेशों में जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री विदेश दौरा करते हैं, सारे देशों में जाएं, लेकिन दिक्कत इस बात से जब जनता के टैक्स के पैसे इतने करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं, उसके बाद इनके अमेरिका जैसे दोस्त, डोनाल्ड ट्रंप जैसे दोस्त यहाँ पर टैरिफ लगा देते हैं। तनु जी, ये मुझे बताइए, सवाल खड़ा होता है, डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश जाते थे तो क्या कांग्रेस के फंड से जाते थे? वो भी तो हम टैक्स पेयर्स का ही पैसा था। अटल जी विदेश गए, अटल जी विदेश गए तो वो भी हम टैक्स पेयर्स का पैसा था। पंडित नेहरू गए तो भी हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा था। इंदिरा जी गई तो भी हमारा टैक्स पेयर्स का पैसा था। राजीव गांधी गए तो भी टैक्स पेयर्स का पैसा था। क्या मोदी के लिए स्पेशली टैक्स पेयर्स का पैसा लग रहा है? मोदी जी ने क्यों 50% जो टैरिफ लगा दिया उसको पहले क्यों नहीं रोका नरेंद्र मोदी जी ने, जब इतनी बार विदेश गए? तो अभी एडॉप्ट कहां किया है तनु जी? अभी तो एडॉप्ट नहीं किया। अश्विनी सर वही तो कह रहे हैं कि जवाब दे तो दिया। राघवेंद्र जी पीएम ने जवाब नहीं दिया। किसानों को कहा राघवेंद्र जी पीएम ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मैं खड़ा हूं, तो क्या मोदी जी को नुकसान होगा इससे? मैं भुगतूंगा जो भुगतना होगा। अरे एक देश का मुखिया पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। अरे देखिए ऐसा है राघवेंद्र जी,
पढ़े लिखे को फारसी क्या और क्या वो आगे कहा जाता है, तो कांग्रेस तो, और देखिए टैरिफ टैरिफ टैरिफ, हम तो हाथ सुन के कंगन को आगाज- आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या सर? जी जी जी, हाँ। मैं आपने पूरा कर दिया, धन्यवाद। हाँ। तो वो ऐसा है कि एक पर नहीं लगा है टैरिफ, 10-11 देशों पर, जी सब देश क्या, देखिए मोदी जी के बारे में मैं एक बात कह दूं, हाँ। अरे देखिए ऐसा है हाँ। कि मोदी जी उस व्यक्तित्व के व्यक्ति खुदी को कर इतना बुलंद कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। मोदी जी उस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। मोदी जी ने वो करके दिखा दिया। मोदी जी ने कभी हार नहीं मानी, मोदी जी कभी पीछे नहीं हटते। उन्होंने कहा था सिंदूर का बदला लिया जाएगा, कल्पना से भी परे होगा। वो कल्पना नहीं किए होंगे, हमने घुस के मारा। हिंदुस्तान की सेनाओं ने घुस के वहां ताबड़तोड़ फायरिंग की और इसके बाद उनके आतंकवादियों के विश्व पटल पर ये क्या असर हुआ, ये विश्व पटल पर है। ये आवाज डोनाल्ड ट्रंप को सुनाइए। इसके लिए कांग्रेस की गवाही की जरूरत नहीं, सैटेलाइट कैमरे बोलते हैं। कांग्रेस के राहुल गांधी की गद्दार व्यवस्था के आगे मैं क्या कहना चाहूंगा, देश का अगर कोई गद्दार नेता होगा, देश के प्रति कोई गद्दारी करने वाला नेता होगा, परिवार ने देश के लिए शहादत दे दी हो तो आपको गद्दारी नजर आएगा कि आप लोग विश्वगुरु बनाएंगे ऐसे हमें अपनी सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। सत्ता की तड़पन है, सत्ता की तड़पन की वजह से वो फड़फड़ा रहे हैं। देश के साथ जो गद्दारी करता है वो नेता कभी भी सत्ता में नहीं आ सकता। हमारी मजबूत से कमजोर करने का काम अगर किसी ने किया तो को लेकर चलेगा, उसकी कभी भी सत्ता में संभव नहीं है। डिबेट पर जी जी ठीक है। लास्ट क्लोजिंग कमेंट के लिए रोहित सर के पास। रोहित सर, बस मेरे पास 60 सेकंड बचे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप पूरी डिबेट को सम अप करिए। सर, क्या कार्टेल फॉर्म करने का टाइम आ गया भारत के लिए कि अपने साथ जो सेम माइंडेड, लाइक माइंडेड जो कंट्रीज उनको साथ लेकर आए? अब समय आ गया अमेरिका जैसे मुल्कों को जवाब देने के लिए? अब समय नहीं, ये समय बहुत पहले आ गया था, कांग्रेस का टाइम पे ही आ गया था। ये कांग्रेस में हिम्मत नहीं थी कि वो ये करती। हम लोगों को डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे ही शुरू कर देना चाहिए था। अब जो हम ग्लोबल साउथ चला रहे हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे या उस समय राजीव गांधी के टाइम पे या इंदिरा गांधी के टाइम पे शुरू किया गया होता। नॉन अलाइंड को छोड़ के हमें अपने आप को एक लेवल पे लाना चाहिए था। हम लोगों ने बहुत डिले किया। और क्यों डिसीजन डिले हुए, इस पर कांग्रेस को जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए चाइना कम्युनिस्ट होकर के भी उसने अपनी इकोनॉमी कब ओपन अप करी, 1980s से पहले 79 के आसपास। और इंडिया ने कब ओपन अप करी, जब हम बिल्कुल कंगाल हो गए 91 में। क्यों इतना डिले किया गया अपनी इकोनॉमी को ओपन अप? आज अगर हमने चाइना के साथ ही ओपन अप की होती तो शायद आज हम बहुत ऊपर होते और शायद आज हम एक पावर होते। ग्लोबल साउथ जो है वो कार्टेल ही है। हमारे साथ जितने लोग हैं, हमारी ड्यू रिस्पेक्ट हमें दिलवाने के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप दिलवाने के लिए, परमानेंट मेंबरशिप दिलवाने के लिए, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे करेंगे। कांग्रेस की जो लीडर हैं, मैं उनको बोलूंगा बहुत अच्छा कांग्रेस इस समय बोल रही है। उसका काम वो ये कि वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन करे। लेकिन इस इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी अगर ये राहुल गांधी बोलेंगे तो शायद उनके पास इकोनॉमिस्ट अच्छे नहीं है या उनके पास दोस्त अच्छे नहीं, क्योंकि फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी डेड इकोनॉमी नहीं होती। ठीक है सर, ठीक, सच बात ये ठीक है। राघवेंद्र सर, ये चीज इंडिया जो कर रहा है बहुत परफेक्टली फाइन। ठीक है, ठीक है। रोहित सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी सर, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और आपका फीडबैक, आपका इनपुट बहुत हमारे लिए सराहनीय होता है। अश्विनी सर, थैंक यू सो मच। रोहित सर, इट वाज ग्रेट हैविंग ऑन द शो। विजय सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तनु जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र सिंह जी, बीजेपी के प्रवक्ता थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ट्रेड, टैरिफ और बिजनेस जो डील्स हैं, इट टेक्स टाइम। ये सुबह का नाश्ता नहीं कि आपने ब्रेड गर्म किया और खा लिया, चाय गर्म किया, आपने चाय पी ली। इसको पकने में टाइम लगता है। कभी कभी स्ट्रैटेजिकली इसको पकाया जाता है, कभी कभी विदेश नीति पर काम करना पड़ता है, कभी कभी हमारे इकोनॉमिस्ट एक बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। आने वाले कुछ हफ्तों में देखना होगा कि ये ट्रेड टैरिफ वॉर कितना ऊंचाई तक पहुंचता है और जीत किसकी होती है, भारत की या जिद्दी ट्रंप की। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।